हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री के एक अध्याय जिसका नाम है उपसंयोजन यौगिक। नाम के अध्याय का नाम है उपसंयोजन यौगिक के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संकुल ज्यामितीय समयावता नहीं दर्शाता है? ऑप्शन है आपके पास MX2L2, MX2AB, ML4, MAVX, MAVXY। तो देखो, अगर हम देख सकते हैं जिसमें सभी लिगेंड समान हों वो संकुल ज्यामितीय समयावता नहीं दर्शाएगा। अब आप ऑप्शन नंबर थर्ड यानी इस सा वाले ऑप्शन में देख सकते हैं कि MLO4 दिया हुआ है, जिसमें कि कोई व्यवस्था ही चेंज नहीं हो सकती लिगेंड की, तो ये आपकी ज्यामितीय समयावता नहीं दर्शाएगा। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। यानी MLO4 वाला यौगिक कोई भी हो वो आपकी ज्यामितीय समयावता नहीं दर्शाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका अगला, APCN का होल 6-4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास 3, ऑप्शन सेकंड है 4, ऑप्शन थर्ड है 0, ऑप्शन फोर्थ है 2। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर आप इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल कर आएगी। अगर हम इसको x मान लें, ठीक है, और 1 CN की आपकी देखोगे तो 1 CN पर आवेश होता है -1, तो 6 CN पर कितना हो जाएगा? -6। कहने का मतलब अब आप इसको क्या लिखोगे? x - 6 बराबर -4। अब इसको लिखोगे तो आप आंसर आएगा -4 + 6 बराबर x बराबर 2। यानी जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है आयरन की वो कितनी आ जाएगी? +2। अब आप देखोगे कि जो CN है वो एक कैसा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड है। तो ये क्या करेगा? आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे डी कक्षक के अंदर उनको क्या कर देगा? युग्मित कर देगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी? फिर 0 बचेगी। कितनी बचेगी? 0 बचेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संकुल में कौन सा लिगेंड होने पर बंधनीय समावयवता होगी? देखो, आपने बंधनीय समावयवता या बंधन समावयवता की डेफिनेशन पढ़ी होगी। उसके अंदर एक चीज़ कॉमन आती है, वो आती है उभयदंतुक लिगेंड। क्या आती है? उभयदंतुक लिगेंड जिनमें पाया जाता है वे संकुल की कौन सी समावयवता देते हैं? बंधनीय समावयवता देते हैं। जिन संकुलों के अंदर उभयदंतुक लिगेंड होता है वे आपकी बंधनीय समावयवता देते हैं। अब आप देखोगे इनके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन पहला है NCS-EN, थर्ड ऑप्शन है आपका NH3 और फोर्थ ऑप्शन है H2। तो आप देख सकते हैं इन चारों से आपका जो उभयदंतुक लिगेंड है वो है आपका NCS। ठीक है, तो ये क्या देगा? आपका बंधनीय समावयवता देने। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य संकुल है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास CONH3 का होल 6+3, COFP6 का -3, CON6 का COCN का होल 6-3, FeCN का होल 6-3। देखो, अगर आपको बाह्य संकुल या उच्च संकुल की पहचान करनी है तो सबसे पहले तो उस संकुल के अंदर लिगेंड होना चाहिए दुर्बल। कैसा लिगेंड होना चाहिए? दुर्बल लिगेंड होना चाहिए। क्योंकि आपको बताया कि अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो वो आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका युग्मन नहीं कराएगा, और इलेक्ट्रॉन युग्मन नहीं कराएगा तो जो आने वाले इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आगे बाहर के डी कक्षक में आएंगे। तो इस प्रकार आप इन चारों ऑप्शन में से देख सकते हैं कि दुर्बल लिगेंड कौन सा है। देखो, NH3 है वो आपका प्रबल लिगेंड है, CN साइनाइड है वो भी आपका प्रबल लिगेंड है। तो बचा के आपका जो फ्लोरीन है यानी फ्लोराइड है वो आपका क्या है? एक दुर्बल लिगेंड है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा बाह्य संकुल होगा? जो ऑप्शन नंबर बी में है वो आपका क्या होगा? बाह्य संकुल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी ज्यामिति चतुष्फलकीय है? तो आप देख, ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास NiNH3 का होल 6+2,
ऑप्शन नंबर सेकंड है PtCN का होल 6 -2। ऑप्शन थर्ड है NiCN का होल 4 -2। और ऑप्शन फोर्थ है NiCO4। तो आप इन चारों ऑप्शनों को सॉल्व करोगे तब आपको आंसर दिख जाएगा कि जो NiCO4 है उसमें वह असंकुल कैसा होता है आपका चतुष्फलकीय। कैसा होता है चतुष्फलकीय। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है EDT -4 की समन्वय संख्या कितनी होती है या समन्वय संख्या कितनी है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास था 3, ऑप्शन सेकंड है 6, ऑप्शन फोर्थ है ऑप्शन थर्ड है आपका 4 और ऑप्शन फोर्थ है 5। तब आपको पता है कि जो आपके EDT -4 है वो आपका बहुदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बहुदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है तो इसकी समन्वय संख्या होती है 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 4KCN प्लस FeCN का होल्टाइस उत्पाद बनाता है तो प्राप्त उत्पाद निम्न के परीक्षण दे सकता है। तो Fe2 प्लस का CN माइनस का K प्लस व FeCN का होल 6 -4 का और ऑप्शन फोर्थ है आपके पास सभी का। देखो अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका बनाएगा, क्या बनाएगा अभिक्रिया करके K4 और ये इस प्रकार वाले FeCN का होल 6 ये इस प्रकार आयन बना लेगा। अब इसका आप जलीय विनिमय में डालोगे तो ये आपके आयन देगा K प्लस और FeCN का होल 6 प्लस -4। तो अब आप देख सकते हो कि ये अब जलीय विनिमय में क्या परीक्षण दे सकता है। एक तो पोटेशियम K प्लस का, एक FeCN का होल 6 -4 का परीक्षण दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कीलेट लिगेंड है। निम्न में से कौन सा कीलेट लिगेंड है। कीलेट लिगेंड का मतलब जो वलय बनाता हो। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास CN माइनस यानी साइनेट, C2O4 -2 यानी ऑक्जिलेट। ऑप्शन थर्ड है आपका, ऑप्शन थर्ड कौन सा है NH3 और ऑप्शन फोर्थ है NO2-। देखो अगर आप इनकी बात करोगे NH3 NO2 ये क्या है आपके एक दंतुक लिगेंड है। अब वलय कौन बनाएगा, वह दंतुक लिगेंड होना चाहिए या द्विदंतुक लिगेंड का प्रकार होना चाहिए। तो जैसे अभी मैंने आपको ऑप्शन नंबर सेकंड में बताया C2O4 -2 ये क्या एक प्रकार का कीलेट लिगेंड है जिसको हम बोलते हैं ऑक्जिलेट। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका विटामिन B12 में उपस्थित धातु है। विटामिन B12 जिसका नाम होता है साइनोकोबालेमिन, जिसका नाम क्या होता है साइनोकोबालेमिन। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सा धातु प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है कि विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है आपका निकिल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो एक है। निकिल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट साधारण लवण, ऑप्शन नंबर सेकंड द्विग लवण, ऑप्शन नंबर फोर्थ साधारण संकुल लवण, ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका कीलेट संकुल। ठीक है, तो जो DMG यानी निकिल DMG है वो आपका क्या है एक प्रकार का कीलेट संकुल है। क्योंकि जो DMG है आपका वो क्या एक द्विदंतुक लिगेंड का उदाहरण है। द्विदंतुक लिगेंड ही क्या बनाते हैं कीलेट संकुल बनाते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है CONO2 NH3 का होल 5 Cl2 तथा COONO NH3 का होल 5 Cl2 किस समवायता के उदाहरण हैं। उपसंयोजन समवायता की, आयनन समवायता के, ज्यामितीय समवायता के, बंधन समवायता के। अब देखो अब आप इसमें देख सकते हैं कि पहली बात तो ये आपका
जो दोनों आयन दिए हुए हैं उनमें आपका दाता परमाणु बदल रहा है। क्या बदल रहा है? दाता। देखो एक बार तो दाता परमाणु नाइट्रोजन है और दूसरी बार देखोगे दूसरे आयन में तो दाता परमाणु ऑक्सीजन है। अब आपको पता होगा कि ये कौन सी समयोजिता के अंदर होता है जिसमें कि दाता परमाणु बदल जाता है। ये आपकी बंधन समयोजिता के अंदर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है जिसमें कि आपका एक टाइम पर एक ही लिगेंड एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन एवं दान करता है और उसमें दाता परमाणु बदल जाता है, यानी उभयदंतुक लिगेंड ये समयोजिता दर्शाते हैं। कौन सी समयोजिता? बंधन समयोजिता के अंदर ऐसा होता है जिसमें कि दाता परमाणु आपका बदल जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाला कार्बधात्विक यौगिक है, यानी धातुओं के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होने वाला कार्बधात्विक यौगिक कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास, धातु शुद्ध NiCO4 NiCO का होल 4। ऑप्शन सेकंड है आपके पास PbC2H5 का होल 4। ऑप्शन फोर्थ है आपके पास LiCH4 C4H9 और ऑप्शन फोर्थ है आपके पास Na2NiCN का होल 4। तो आपको पता है NCERT के अंदर सीधा मेंशन कर रखा है कि NiCO का होल 4 है वो एक ऐसा कार्बधात्विक यौगिक है जिसका उपयोग धातु शोधन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि कैंसर की औषधि में प्रयुक्त सिस्प्लेटिनम में लिगेंड होते हैं, यानी कैंसर की जो औषधि है उसमें प्रयुक्त सिस्प्लेटिन में लिगेंड कौन कौन से होते हैं? तो देखो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास NH3Cl, ऑप्शन सेकंड है NH3H2O, ऑप्शन थर्ड है NOCl, ऑप्शन फोर्थ है ClH2। तो अगर आप देखोगे जो आपकी सिस्प्लेटिन है वो उसमें Pt और NH3 का होल ट्वाइस और Cl2 इस प्रकार का संकुल देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं संकुल कौन कौन से आपके, एक तो NH3 है और दूसरा क्या है Cl। यही पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें कौन कौन से लिगेंड प्रयुक्त होते हैं, तो NH3 और Cl। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि NiCO का होल 4 में पाया जाने वाला संकरण है। ऑप्शन फर्स्ट है sp3, ऑप्शन सेकंड है DsP2, ऑप्शन थर्ड है D2sp3, ऑप्शन फोर्थ है sp3d2। देखो पहली बात तो आपको पता है ऑक्सीजन संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। और ऑक्सीजन संख्या 4 है तो ओनली जिनमें 4 कक्षक होंगे वही संकरण हो सकता है। तो D2sp3 नहीं हो सकता और sp3d2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अष्टफलकीय संकुलों के अंदर होता है। अगर हम बात करें DsP2 की, अगर हम बात करें DsP2 की, तो DsP2 संकरण तब होता है जब लिगेंड कैसा हो? प्रबल हो, ठीक है, जो ज़्यादा ही प्रबल हो। लेकिन NiCO का होल 4 में जो आपका CO लिगेंड के अंदर Ni के साथ CO लिगेंड के अंदर जो Ni होता है उसका इस संकुल का संकरण होता है आपका sp3। क्या होता है? sp3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पोटाश एलम का जलीय विलयन देता है, यानी पोटाश एलम का जलीय विलयन, अगर पोटाश एलम का जलीय विलयन देता है 2 प्रकार के आयन, केवल 1 प्रकार का आयन, 4 प्रकार के आयन, 3 प्रकार के आयन। देखो अगर हम पोटाश एलम के सूत्र लिखते हैं तो सूत्र होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब आप देखोगे तो आपको इसमें आयन मिलेंगे K+SO4-2 और ये मिल जाएगा आपका कौन सा? Al+3SO4-2। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो आपका पोटाश एलम है वो कितने आयनों की परीक्षण दे सकता है। तो एक तो आपका K+ हो गया, दूसरा आपका SO4-2 हो गया, तीसरा आपका Al+3 हो गया। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये कितने आयनों का परीक्षण दे रहा है? 1, 2 और 3 आयनों का परीक्षण दे रहा है। जिस ऑप्शन में 3 आयनों का परीक्षण है वो क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि 3 प्रकार के आयनों का परीक्षण दे रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका
कि हाइपोविलियन संकुल यौगिक का उपयोग खाली जगह में किया जाता है। हाइपोविलियन संकुल यौगिक का उपयोग खाली जगह में किया जाता है। देखो हाइपोविलियन संकुल यौगिक है आपका AgBr। अब AgBr का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सभी को पता रहता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है EDTA को खाली जगह की विषाक्तता के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो EDTA को किसकी विषाक्तता को खत्म करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लीड की विषाक्तता को खत्म करने के लिए EDTA का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है PH3P का होल थ्राइस RHCl को खाली जगह उत्प्रेरक कहते हैं। देखो आप इसको ऐसे भी लिखते हो PH3 फिर उसके बाद उसका होल थ्राइस RHCl। अब ये आपका ये जो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है, ये आपका एक विल्किंसन उत्प्रेरक है। क्या है आपका, विल्किंसन उत्प्रेरक है, जो कि आपके एल्कीनों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है दुर्बल लिगेंड होने पर संकुलों में इलेक्ट्रॉन खाली जगह रहते हैं, जबकि प्रबल लिगेंड होने पर इलेक्ट्रॉन खाली जगह होती हैं। देखो अगर दुर्बल लिगेंड संकुल में प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं, और प्रबल लिगेंड प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी किस में रहते हैं, युग्मित अवस्था में प्रेजेंट रहते हैं। तो पहली खाली जगह में क्या जाएगा, अयुग्मित, और दूसरी खाली जगह में क्या जाएगा, युग्मित। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि CrC2O4 के होल थ्राइस -3 में Cr की उप संयोजन संख्या है। देखो C2O4-2 ये आपका क्या है, ऑक्जेलेट है। क्या है, ऑक्जेलेट है। अब ऑक्जेलेट कैसा है ना आपका, एक कैसा लिगेंड है, द्वितंतुक लिगेंड है। अब उप संयोजन संख्या क्या होती है कि जो लिगेंड केंद्रीय धातु को कितने इलेक्ट्रॉन एवं दान कर रहा है, वो क्या है, उसकी क्या होती है, उप संयोजन संख्या। तो आपका C2O4 यानी ऑक्जेलेट होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन एवं इसके अंदर 2 दाता परमाणु होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। इस प्रकार इसकी उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि देखो 3 तो इसके दिए, 3 लिगेंड तो इसमें प्रेजेंट है ऑक्जेलेट के। अब एक लिगेंड से कितने जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, तो 3 से कितने जाएंगे, 3 × 2 यानी 6, यानी तो इसकी जो उप संयोजन संख्या वो कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खाली जगह एक द्वितंतुक लिगेंड का उदाहरण है। खाली जगह एक द्वितंतुक लिगेंड का उदाहरण है। ठीक है, तो एक द्वितंतुक लिगेंड के उदाहरण की बात करें तो आप कोई भी लिख सकते हो जो आपको याद हो। C2O4-2 ENGLY ग्लाइसिनेट या DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका MABXY प्रकार के संकुल में कुल खाली जगह ज्यामिति समावयवी संभव है। आपने MABXY या फिर आपने पढ़ा होगा MABCD, दोनों का मतलब एक ही है कि एक धातु के साथ चारों एलिमेंट असमान होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट होने चाहिए। तो आपने पढ़ा होगा इसके कितने समावयवी होते हैं आपके, इसके 3 समावयवी होते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो ए वाला लिगेंड होता है उसकी स्थिति को फिक्स करके इन तीनों की स्थिति को चेंज करते रहते हैं। तो इन तीनों की स्थिति को चेंज करने पर हमें 3 समावयवी मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जल की कठोरता को दूर करने के लिए खाली जगह संकुल प्रयुक्त करते हैं। तो आपने NCERT के अंदर पढ़ा होगा कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए Na2EDTA का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, KCl.MgCl2.6H2O का सूत्र, 6H2O खाली जगह का सूत्र है। तो जो आपका सूत्र है वो किसका सूत्र है, कार्नेलाइट का। किसका सूत्र है, कार्नेलाइट का। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि CrH2O का ऑल 6 Cl3 और CrH2O का ऑल 3 Cl3H2, उसके बाद H2O का ऑल 3 संकुल में खाली जगह समावयवता होती है। देखो आप देख सकते हो कि दोनों संकुलों में जो जल के लिगेंड है उनकी संख्या बदल रही है। क्या हो रही है, उनकी संख्या बदल रही है। और आपने पढ़ा होगा NCERT के अंदर कि केंद्रीय धातु के आयनों के चारों ओर अगर जल के अणुओं की संख्या लिगेंडों के रूप में, एक तो पहली बात तो जल का अणु लिगेंड के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरी बात, अगर जल के अणुओं की संख्या लिगेंडों के रूप में बदल रही है तो वहाँ पर आपकी हाइड्रेट या जलयोजन समावयवता प्रेजेंट होती है। कितनी समावयवता प्रेजेंट होती है, हाइड्रेट या जलयोजन समावयवता प्रेजेंट होती है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो वैधंतुक लिगेंडों के नाम लिखिए। तो Cn माइनस यानी साइनाइड माइनस और नाइट्रेट NO2 माइनस, दोनों वैधंतुक लिगेंड हैं। ठीक है, और आपको जो कोई भी याद हो वो दो लिख सकते हो वैधंतुक लिगेंडों के एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका CrNH3 का ऑल्ट प्राइस, H2O का ऑल्ट प्राइस, Cl2 प्लस में Cr का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। ठीक है, तो Cr का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करेंगे तो Cr को तो क्या मान लेंगे हम X। अब जो NH3 है आपका वो क्या है? उदासीन लिगेंड है, और H2O भी क्या है आपका? उदासीन लिगेंड। ठीक है, तो ये दोनों की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गई? 0। X प्लस 0 प्लस 0। अब जो Cl2 है, एक Cl का होता है -1, तो 2 Cl का कितना हो जाएगा? -2। बराबर में क्या है? वो तो संकुल के ऊपर एक प्लस लगा हुआ है तो क्या? 1 हो गया। ठीक है, अब इसको तुम उस साइड लेके जाओगे जैसे, अब ये 0 0 तो ये क्या बचेगा? इधर बचेगा आपका x माइनस 2 बराबर 1, और ये माइनस को उस साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 1 प्लस 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? आंसर 3। यानी जो ऑक्सीकरण अंक है क्रोमियम का वो कितना आएगा? +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? +3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। यानी जो इस संकुल दिया है उसमें ऑक्सीकरण अंक कितना है आपका? क्रोमियम का +3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है कि जो EDTA का पूरा नाम लिखिए तथा ये किस श्रेणी का लिगेंड है। मतलब ये बताना है, एक तो EDTA का पूरा नाम बताना है और ये बताना है किस श्रेणी का लिगेंड है। तो EDTA का पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ठीक है, अब इसकी बात करें कि किस श्रेणी का लिगेंड है, तो ये हेक्सादंतुक लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? हेक्सादंतुक बोलो या फिर बहुदंतुक लिगेंड बोलो। जो आपका EDTA है वो कैसा है? हेक्सादंतुक या बहुदंतुक लिगेंड है। और ये इसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये आपका इस EDTA का डायग्राम है, इसमें आप 4 दाता परमाणु देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये बहुदंतुक लिगेंड है, हेक्सादंतुक लिगेंड है। 4 तो ऑक्सीजन आपकी और 2 नाइट्रोजन, 6 दाता परमाणु प्रेजेंट है इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है AlH4 का IUPAC नाम लिखिए। देखो, सबसे पहले तो मैं पता होना चाहिए संकुल कैसा है। तो संकुल आपका ऋणात्मक। कैसा है संकुल? ऋणात्मक संकुल है। अब बाहर लिखा है उसको कैसे हम लिखते हैं? जैसा उसका सामान जो तत्व होता है उसका सामान्य हम लिखते हैं बाहर वाले का, तो Li को बोलते हैं हम लिथियम। लिथियम लिखा, उसके बाद लिखते हैं हम संकुल आयनों को। अब संकुल को उसकी जो लिगेंड होते हैं उनको उनकी संख्या के अनुसार, तो H यहाँ पर लिगेंड क्या है? H यानी हाइड्रोजन, तो हम इसको लिखेंगे हाइड्रोजन कितने? 4। क्या लिखेंगे? टेट्रा हाइड्राइडो। अब जो हाइड्रोजन होता है लिगेंड के रूप में उसे लिखते हैं हाइड्रिडो। तो कितने हाइड्रिडो हैं? 4, तो टेट्रा हाइड्रिडो। अब केंद्रीय धातु जो संकुल आपको ऋणात्मक है तो हम केंद्रीय धातु के अंत नाम के अंत में क्या लगा देते हैं? 8। तो ये क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम केंद्रीय धातु आपका यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट। अब ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो जो देखो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो X मान लो। ठीक है, अब वो लिथियम की बात करें तो +1 होती है। अब हाइड्राइडो का मतलब है यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो अधातु के रूप में पे हो रहा है, इसकी जो आपकी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो -1 होती है, तो 4 की कितनी हो जाएगी? -4 बराबर 0। तो अब इसकी देखो X +1 -4, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? X -3 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा आपका? X बराबर 3। यानी जो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आएगी वो कितनी आएगी? X बराबर 3 यानी ऑक्सीकरण अवस्था। अब IUPAC नाम लिखते हैं तो हम ऑक्सीकरण अवस्था को केंद्रीय धातु के कोष्टक में, केंद्रीय धातु के साइड बगल में कोष्टक में रोमन संख्या लिख दें, तो ये हमने इसके यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था लिख दी। तो इस प्रकार इसका IUPAC नाम क्या बन जाएगा? लिथियम टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट 3rd। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में एक दंतुक द्विदंतुक लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए। तो देखो, अगर हम बात करते हैं EN की, तो EN भी क्या है आपका? एक द्विदंतुक लिगेंड है। और उसकी बात करते हैं आपके CN की, CN आपका क्या है? एक दंतुक लिगेंड है यानी वैदंतुक है। ठीक है, और HCAC एसीटेट आयन क्या है आपका? द्विदंतुक लिगेंड है। और DMG क्या है आपका? द्विदंतुक लिगेंड है। ठीक है, तो ये आप इसमें पहचान करनी थी कौन सा एक दंतुक है कौन सा द्विदंतुक लिगेंड है। तो ये क्या है आपका? ये भी क्या है आपका? द्विदंतुक लिगेंड है। कैसा है? द्विदंतुक। ठीक है, यानी
अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, उपसंयोजन संख्या किसे कहते हैं? तो किसी संकुल में धातु से बंधित लिगेंड उन दाता परमाणुओं की संख्या जो सीधे जुड़े होते हैं, यानी किसी संकुल में जो उन दाता परमाणुओं की संख्या जो धातु से सीधा जुड़े होते हैं वो क्या कहलाती है? उसकी उपसंयोजन संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रेट समावयवता की परिभाषा। हाइड्रेट मतलब जलयोजन समावयवता की परिभाषा। तो आपको पता है कि जलयोजन समावयवता की परिभाषा क्या है? वह समावयवता जिसमें जल का अणु एक समावयवी में लिगेंड के रूप में सीधा जुड़ा होता है। तो जलयोजन समावयवता के अंदर पहली शर्त है कि जो जल का अणु है वो लिगेंड धातु से सीधा जुड़ा होना चाहिए। दूसरा कि दूसरों संकुल के क्रिस्टल जालक में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहता है। और दूसरी है कि उसमें जल के अणुओं की संख्या बदलती रहती है। जैसे कि देखो यहाँ देखो CONH3 का ऑल 4 H2O Cl2 वो Cl और Cl2। अब आप यहाँ पर देखोगे तो CONH3 का ऑल 4 Cl2 Cl.H2O। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो पहले तो ये कहाँ था आपका समन्वय मंडल में था। अब समन्वय मंडल से क्या पहुँच गया दूसरे एग्जाम्पल में आयनिक मंडल में। तो यहाँ पर जो दाता परमाणु जल के अणुओं की संख्या लिगेंडों के रूप में बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टबर्गीय संकुलों के लिए डी कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन दर्शाने वाला चित्र बनाइए। अब आपको पता है कि अष्टबर्गीय संकुलों में क्या होता है, जो आपके लिगेंड हैं वो कहाँ से आते हैं? अष्टफलकीय संकुलों में अष्टफलकीय संकुलों के अंदर जो लिगेंड हैं इलेक्ट्रॉन एवं दान करने के लिए कहाँ से आते हैं? कक्षकों से। कहाँ से आते हैं? कक्षकों अक्षों से होकर आते हैं। तो जो कक्षक अक्ष पर प्रेजेंट होते हैं वो तो ऊपर की साइड चले जाते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा विपाटन हो जाता है। और जो कक्षक निरक्ष पर स्थित होते हैं यानी कक्षकों के अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं उनके अंदर कम विपाटन होता है, तो वो नीचे की ओर आ जाते हैं। आपके दो कक्षक EG वाले दो कक्षक वो तो आपके जैसे DX² और Y² और DZ² दोनों कक्षक तो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अक्षों पर प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें विपाटन अधिक हो जाता है और ये दोनों कक्षक कहाँ चले जाते हैं? ऊपर की ओर। अगर बात करें हम इन तीनों कक्षकों की तो ये तीनों कक्षक DXY, DYZ और DXZ ये तीनों कक्षक आपके निरक्ष पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन कक्षकों में विपाटन कम हो पाता है तो ये नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आपको देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है आपका, आयनन समावयवता किसे कहते हैं? तो वे संकुल जो आयनन से भिन्न भिन्न प्रत्यायन देते हैं परंतु धातु आयन और लिगेंड समान होते हैं। आप ऐसे मान लो कि ऐसी समावयवता जिसमें संकुल अपने परमाणु भार तथा अणु भार को समान रखते हैं परंतु जलीय व्यंजन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, उस समावयवता को क्या कहलाते हैं? आयन समावयवी कहलाते हैं। और उस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को आयनन समावयवता कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि CONH3 का होल 5 ClSO4, CONH3 का होल 5 ClSO4। अब जैसे ही इसमें और दूसरा है आपका CONH3 का होल 5 SO4Cl। देखो एक बार तो जो SO4 है आपका आयनिक मंडल में प्रेजेंट है, दूसरी बार SO4 है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? आपका समन्वय मंडल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये जलीय विलयन में भिन्न भिन्न आयन देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आयनिक समावयवी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कीलेट प्रभाव क्या है? किसी संकुल में जब एक द्विदंतुक अथवा बहुदंतुक लिगेंड अपने दो या दो से अधिक दाता परमाणु द्वारा एक ही धातु से आयन से बंध बनाता है, यानी एक ही धातु आयन से बंध बनाता है, तो इस लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं तथा ये संकुल कीलेट संकुल कहलाता है। अब ऐसे संकुलों का स्थायित्व अधिक होता है, यानी कीलेट संकुलों का स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है, जिसे क्या कहते हैं? कीलेट प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कीलेट प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपको डायग्राम दिया हुआ है कि ये आपका कॉपर है। अब ये आपकी क्या है? En, दोनों साइड क्या है? En है, दोनों साइड क्या है? En है। तो कॉपर आप देखो यहाँ पर हो रहा है कि दो से अधिक दाता परमाणु द्वारा एक ही धातु क्या बना रहा है? एक आपका आयनिक बंध बना रहा है। अब इसको हम क्या कहते हैं? इस लिगेंड को तो कहते हैं कीलेट लिगेंड। अब इस लिगेंड को तो क्या कहते हैं? कीलेट लिगेंड। और संकुल बनता है उसको कहते हैं कीलेट संकुल। और जिनका स्थायित्व अधिक होता है जिसके कारण से क्या कहते हैं? जिसे इनके प्रभाव को क्या कहते हैं? कीलेट प्रभाव। अगर बात करते हैं उभयदंतुक लिगेंड की परिभाषा की, अगला क्वेश्चन, उभयदंतुक लिगेंड को परिभाषित कीजिए।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका उभयतंतुक लिगेंड को परिभाषित कीजिए। तो वह लिगेंड जो दो भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़ सकते हैं उभयतंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे साइनाइड है आपका, एक बार तो कार्बन से जुड़ सकते हैं, दूसरी बार नाइट्रोजन से, यानी साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ऐसे CNO है, NCO ऐसी आपका SCN है और NCS है। तो ये आपके उभयतंतुक लिगेंड होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखो प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EAN, क्या बोलते हैं EAN, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अब इसमें इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है कि केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 इंटू उपसंयोजक संख्या। ये आपका EAN निकालने का यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। अब सूत्र होता है तो इसको क्या करेंगे, हम एक एग्जांपल से निकालते हैं। देखो एग्जांपल दिया है कि CN का होल 6 - 3 में CO का प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होगा। सबसे पहले तो सूत्र के अनुसार हमें क्या करना है, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक लिखना है। अब केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक जैसे CO है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, 27 नंबर पर, माइनस उसके बाद क्या लिखनी है हमें, उसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, अब इसमें निकालोगे तो ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आएगी आपकी +3। क्या निकल कर आएगी, +3। तो लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले में क्या लगी है, माइनस, तो -27 - 3 प्लस 2 इंटू, अब इसकी उपसंयोजक संख्या कितनी है, तो आप देख सकते हैं कोबाल्ट की उपसंयोजक संख्या कितनी, 6। अब 2 इंटू 6 करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 27 - 3 प्लस 2 इंटू 6 यानी 6 दूनी 12, 12 और 27 कितने हो गए, 39। अब 39 और -3 कितना हो जाएगा, 36। तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 यानी 36। जो कोबाल्ट का संकुल के अंदर प्रभावी परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 36 है। एक और बात बता दूं, जिन संकुलों में केंद्रीय धातु आयन का प्रभावी परमाणु क्रमांक 36 आता है वे संकुल स्थायी माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IUPAC नियमों का प्रयोग करते हुए निम्न के नाम लिखिए। पहला है आपका CONH3 का ऑल 6 है। पहली बात तो ये 4 नहीं है, क्या है ये, ऑल 6 है। अब CONH3 का ऑल 6, H2O का ऑल 2, फिर उस संकुल आयन के बाहर है Cl3। अब आपको बताया कि जब कभी भी हम संकुल आयन का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रकृति पता होना चाहिए हमें। तो ये संकुल आपका संकुल आयन कैसा है, सबसे पहले तो आपका संकुल कैसा है, धनात्मक संकुल है। कैसा संकुल है, धनात्मक संकुल है। अब धनात्मक संकुल है आपका, तो इसमें हम सबसे पहले नाम लिखते हैं आपका, किसका लिखते हैं, लिगेंड का। अब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड में आपका किसका नाम, लिगेंडों के में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें NH3 अमोनिया, यानी इसको बोलते हैं हम एमीन, ठीक है, और H2O को बोलते हैं एक्वा। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे एमीन का। तो एमीन कितने, 6 एमीन होते हैं, मतलब संख्या 6 होती है, तब लिखते हैं हम हेक्सा एमीन। और H2O कितने, 2, तो 2 को हम लिखते हैं डाई, तो डाई एक्वा। अब लिगेंड संकुल कैसा है आपका, धनात्मक, तो कोबाल्ट जो आपका केंद्रीय धातु उसका क्या नाम लिखेंगे, सामान्य नाम लिखेंगे। तो ये क्या बन गया आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, अब देखो हेक्सा एमीन डाई एक्वा, कोबाल्ट केंद्रीय धातु क्या है, कोबाल्ट। अगर ऑक्सीकरण अवस्था निकालें तो देखो NH3 की ऑक्सीकरण अवस्था 0, H2O की ऑक्सीकरण अवस्था 0, लेकिन Cl3 यानी एक Cl की कितनी है, -1, तो 3 Cl की कितनी, -3, और उस साइड लेके जाओगे तो कितनी हो जाएगी, +3। ऑक्सीकरण अवस्था किसमें लिखते हैं, रोमन संख्या में, कोष्टक में, तो 3rd लिख दिया। अब जो आयन मंडल में आयन प्रेजेंट होता है उसकी संख्या नहीं लिखी जाती है, तो क्या लिख देंगे इसका, यहाँ पर Cl3 का क्लोराइड। तो ये नाम क्या बन जाएगा उसका, हेक्सा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। यह आपका इस संकुल का IUPAC नाम बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अभी इसका एक और नाम बचा हुआ है आपका, कौन सा, Fe, क्या है, Fe4APCN का होल 6 और संकुल का होल 23। अब इसका IUPAC नाम निकालना है आपको। तो जैसे ही आप इसका IUPAC नाम लिखोगे, तब सबसे पहले तो क्या करना है आपको, इसको ऐसे लिख लेना है कि Fe+3 और ये क्या बन जाएगा आपका FeCN का होल 6 -4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस आयरन की जो बाहर स्थित है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, +3, और जो अंदर है उसकी आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो कितनी आएगी, +2। कितनी आएगी, +2।
तो आप इसका वायु बेसिक नाम लिखोगे, तब लिखोगे क्या, इसका नाम लिखोगे आप, क्या लिखोगे, देखो आयरन। अब आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी निकल के आई थी अभी, आयरन और आयरन, इस वाले आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आई थी 3, तो आयरन थर्ड। अब लिखोगे आप लिगेंड का नाम, तो एक्जा साइनो। अब देखो एक्जा, या तो लिखो आप साइनाइड या फिर साइनो, एक्जा साइनो। अब आपका जो लिगेंड जो संकुल है वो कैसा है, संकुल है आपका ऋणात्मक। तब अब हमें पता है कि हम जो आपका केंद्रीय धातु आयन होता है उसका कैसा नाम लिखते हैं, नाम तो नाम लिखते हैं, उसके नाम के अंत में क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। अब एपी को बोलते हैं फेरस, लेकिन उसके अंत में क्या लगा देंगे, 8, तो नाम क्या बन जाएगा, फेरेट। क्या बन जाएगा, आयरन थर्ड एक्जासाइनोफेरेट। अब इस वाले संकुल आयन की आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था निकाली थी हमने 2, तो नाम क्या बन जाएगा, सेकेंड। इस प्रकार इसका नाम बन गया आपका आयरन थर्ड एक्जासाइनोफेरेट और सेकेंड। लेकिन एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो Ap4 ApCN का होल 6 का थ्राइस है, इसी को हम बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड। फेरी फेरोसाइनाइड भी इस यौगिक को बोला जाता है। फेरी फेरोसाइनाइड ही इस संकुल को बोला जाता है। इस संकुल का सामान्य या इस संकुल का सामान्य नाम है फेरी फेरोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है समपच्छ COEN2 का EN2Cl2 के 2 प्रतिबिंबी रूप दर्शाइए। देखो अब समपच्छ का मतलब दोनों समान लिगेंड एक साइड होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम सेकेंड समपच्छ। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपके EN है वो एक साइड है और CL है वो एक साइड है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे आपका, तो क्या होगा, दर्पण लगाओगे आप। अब दर्पण लगाने के बाद देख सकते हो आप, दर्पण में आपको ये वाली CL इधर दिखेगी और ये वाला जो EN है इधर दिखेगा और ये वाला EN इधर दिखेगा। तो आप देख सकते हैं CL तो यहाँ गया, अब ये वाला EN था, ये वाला EN इधर पहुँच गया और ये वाला EN ये हो गया। तो इस प्रकार आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका होमोलेप्टिक तथा हेट्रोलेप्टिक संकुल किसे कहते हैं। तो होमोलेप्टिक संकुल की बात करें तो वे संकुल जिनमें दाता परमाणु से केवल एक ही प्रकार के दाता समूह जुड़ रहे होते हैं, एक ही प्रकार लिगैंड उपस्थित होते हैं, उन्हें कहते हैं होमोलेप्टिक संकुल। जैसे कि एग्जांपल की बात करें CONH3 का होल 6+3, ठीक है, ये होते हैं आपके होमोलेप्टिक संकुल। अब उसके अगले क्वेश्चन क्या है, हेट्रोलेप्टिक संकुल की बात करते हैं तो वे संकुल जिनमें दाता परमाणु से एक से अधिक प्रकार के दाता समूह जुड़े रहते हैं उसे बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल। यानी ऐसे संकुल जिनमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक संकुल। एक जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आप कि CONH3 का होल 4 Cl2+, यहाँ पर दो प्रकार के दाता परमाणु प्रेजेंट है, 2 प्रकार के लिगैंड प्रेजेंट हैं। कौन कौन से, एक तो आपका NH3, दूसरा Cl। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा क्या है, या फिर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, यानी ये आपसे पूछ रहा है CFSE क्या है, CFSE क्या है। तो संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन तथा लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के प्रतिकर्षण के कारण D कक्षक विपाटित होकर T2G और EG कक्षकों का निर्माण करते हैं। ये विपाटन क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन तथा इन कक्षकों की ऊर्जा का अंतराल क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी के अंदर के जब संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु के इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन के पास आते हैं तो उनके प्रतिकर्षण होता है, और प्रतिकर्षण की वजह से डी कक्षक अपने 2 समूहों में विपाटित हो जाते हैं, एक तो T2G और EG। अब इन दोनों की इस प्रक्रिया को तो हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, लेकिन इस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अष्टबल्कीय संकुलों में कुछ इस प्रकार आपका क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, यानी अच्छे कच्चक आपके ऊपर की ओर चले जाते हैं और अच्छे कच्चक नीचे की ओर। लेकिन अगर हम बात करते हैं चतुष्फलकीय संकुलों के, तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है कि जो आपके निरक्षीय कच्चक हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की ओर, और अच्छे कच्चक हैं वो कहाँ ले जाते हैं, नीचे की ओर। क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में जो आपके लिगैंड इलेक्ट्रॉन दान करने आते हैं वो आते हैं आपके निरक्षों से, यानी अच्छों के मध्य से होकर आते हैं। इसलिए आपके जो निरक्षीय कच्चक हैं ऊपर की ओर चले जाते हैं और अच्छे कच्चक नीचे रह जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है NiCl4-2 अणुचुंबकीय है जबकि NiCO का होल 4 प्रतिचुंबकीय है।
है, देखिए दोनों चतुष्फल की संरचना में होती हैं। देखो ये पूछ रहे हैं, एक तो NaCO4 है और एक आपका NaCl4-2 है। वो दोनों चतुष्फल की संरचना में होते हैं, जबकि एक तो अनुचुंबकीय दूसरा प्रचुंबकीय। ऐसा क्यों? चलो इसकी व्याख्या देखते हैं। तो NaCO का होल 4 में Na का ऑक्सीकरण कितना है? 0 है। क्यों ऑक्सीकरण की 0 है? क्योंकि जो आपका CO वो कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। ठीक है। अब अतः इसका 3D4S विन्यास होता है। अब इसका अगर ऑक्सीकरण विन्यास निकालोगे आप तो कितना आएगा? इसका विन्यास आता है 3D8-4S2, जो प्रबल लिगेंड CO के कारण। अब देखो 3D8-4S2, अब इसमें जो प्रबल लिगेंड जो CO वो कैसा है? प्रबल लिगेंड है के कारण युग्मित हो जाता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होने के कारण यह प्रतिचुंबकीय होता है। देखो ये कैसा होता है? प्रतिचुंबकीय होता है, क्योंकि जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं वो कैसा आयन कहलाता है? प्रतिचुंबकीय आयन कहलाता है। जबकि NaCl4-2 में Na का ऑक्सीकरण कितना आता है? +2 आता है। जैसे आप इसका ऑक्सीकरण निकालोगे तो आपको इसका ऑक्सीकरण मिल जाएगा +2। अतः इसका विन्यास 3D8-4S0 होता है। देखो इस विन्यास तो इसका भी अगर सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में देखोगे तब यहाँ भी विन्यास कितना है? 3D4S2, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इस वाले, तो बचता क्या विन्यास? 3D4S0, जो दुर्बल लिगेंड Cl के कारण युग्मित होती है। अब देखो यहाँ पर लिगेंड कैसा प्रेजेंट है? दुर्बल। तो ये दुर्बल लिगेंड क्या कराता है? युग्मन नहीं करा पाता है, तो जिसके कारण ये अनुचुंबकीय होता है। अब युग्मन नहीं करा पाएगा तो इलेक्ट्रॉन आपको कैसे मिलेंगे? अयुग्मित अवस्था में। इसलिए ये आयन कैसा हो जाता है आपका? अनुचुंबकीय। दोनों संकुलों में संकर्ण sp3 होने का संरचना चतुष्फल की होती है, लेकिन संकर्ण दोनों में क्या होता है? sp3, इसलिए आपकी जो संरचना होती है वो कैसी हो जाती है? चतुष्फल की हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेखांशिक व फलकीय समावयवों को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है। तो अगर हम बात करें रेखांशिक व फलकीय समावयवों की, तो Ma3B3 प्रकार के संकुलों में Ma3B3 प्रकार के संकुलों में एक ही प्रकार के 3 लिगेंड अष्टफलकीय संरचना में एक फलक के तीनों कोनों पर हो तो उसे फलकीय समावयवी कहते हैं, या फेक आइसोमर। क्या कहते हैं? फेक आइसोमर। और इसी प्रकार Ma3B3 के प्रकार के संकुलों में समान लिगेंड अष्टफलकीय संरचना के ध्रुवों पर स्थित हो तब उसे क्या बोलते हैं? रेखांशिक समावयव। ठीक है। अब आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या है? अब मान लो कि ये तीनों आपके लिगेंड है, तो आप इनका जैसे ही आप इनका त्रिभुज बनाओगे तो इसको कुछ इस प्रकार का त्रिभुज आपके सामने निकल कर आएगा। यहाँ से आप जैसे इनको फोल्ड करोगे तो ये दोनों त्रिभुज आपको ध्रुव वृत्त से बाहर की साइड दिखेंगे। और इसमें क्या होगा? त्रिभुज जैसे ही आप बनाओगे तो आपको अंदर की ओर दिखाई देगा। कैसे किधर दिखाई देगा? अंदर की ओर त्रिभुज दिखाई देगा। ये देख सकते हो आप, अंदर की ओर त्रिभुज दिखाई देगा। इसमें फलकीय समावयव यानी जिस पर लिगेंड फलक के कोनों पर व्यवस्थित हों, और रेखांशिक समावयव यानी जिसमें लिगेंड फलक के ध्रुवों पर स्थित हों, उसके लिए रेखांशिक समावयव। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है, धातु कार्बोनिल यौगिकों में आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो धातु कार्बोनिल यौगिकों में धातु कार्बन बंध में Mc, सिग्मा तथा पाई दोनों बंधों के गुण पाए जाते हैं। यानी धातु कार्बोनिल यौगिक होते हैं उसमें दोनों बंध पाए जाते हैं, आपको सिग्मा भी मिलता है और पाई मिलता है। अब Mc या Ml बोलो आपको, Mc सिग्मा बंध में कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की धातु के रिक्त कक्षकों में दान करने से बनता है। जो सिग्मा बंध कैसे बनता है? कोई जो लिगेंड होता है आपका, या जो आपका कार्बन है, वो क्या करता है? इसको धातु को अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, जिससे क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, जिससे अब कहाँ करता है? धातु के रिक्त डी कक्षक में दान कर देता है, जिससे आपका क्या बन जाता है? एक सिग्मा बंध बन जाता है। अब Mc पाइबंध धातु के पूरे डी कक्षकों से एक इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के रिक्त प्रतिबंधित पाई स्टार कक्षक में दान से बनता है, जिसे पश्चबंधन भी कहते हैं। अब देखो अब क्या होता है कि धातु अपने असंकृत डी कक्षक से इलेक्ट्रॉन एवं आपके जो कार्बोनिल है उसके कार्बोनिल लिगेंड है उसके रिक्त पी कक्षक में दान करता है, जिससे कि आपका क्या बन जाता है? पाईबंध बन जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन एवं दान कहाँ करता है? तो प्रत्य आबंधित कक्षक या पाई स्टार कक्षक, या जिसको बोलते हैं आप एंटी बॉन्डिंग। कहाँ पर? एंटी बॉन्डिंग कक्षक में इलेक्ट्रॉन एवं दान करता है। ठीक है। अब इसकी विवेचना ये है, आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है। यहाँ पर क्या कर रहा है?
ये आपका पश्च बंधन की क्रिया का डायग्राम है। देखो यहाँ से पहले क्या करता है, ये सी एक इलेक्ट्रॉन एकदम धातु को देता है, जिससे क्या होता है सेवा बंध बनता है। फिर ये धातु पाई स्टार कक्षक में क्या दान कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन एवं दान कर देता है, जिससे क्या बन जाता है आपका पाई बंध बन जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर, यानी BVT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर संकुल COF का होल COF6-3 तथा NiCN का होल 4-2 की ऑक्सीकरण अवस्था, संकरण, ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति को समझाइए। चलो पहले हम बात करेंगे COF6 के -3 की, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हैं संकुल क्या है। अगर इसकी आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो एक फ्लोरीन का -1 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा -6। और इसकी का जो कोबाल्ट है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या मान लोगे X, तो इस प्रकार X-6। और जो संकुल के ऊपर चार्ज लगा होता है उसको लिखते हैं बराबर के उस साइड, तो ये बन जाएगा X-6 बराबर -3। इस प्रकार इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था आपको देखने को मिलेगी +3। अब हम बात करें कि जो आपकी कोबाल्ट है उसका परमाणु क्रमांक होता है 27। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा AR, यानी आर्गन 3D7 4s2। अब इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हो आप, तो इस प्रकार आपको वितरण मिलेगा कि 3D के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि जो आपका ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा, तो CO+3 में अब आपका जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी बचेगी, 27 में से 24 बचेगी। कितनी बचेगी, 24। अब उसमें क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो लिखोगे AR, यानी आर्गन 3D6 4s0। अब जो आपके D के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब तो आपका 4s भी खाली, 4p भी खाली। अब क्यों खाली रह गया, F एक यानी फ्लोरीन एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड रहता है, ये युग्मन नहीं कराएगा। फ्लोरीन के आपका एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो युग्मन नहीं करा सकता है। अब युग्मन नहीं करा पाएगा तो क्या होगा कि जो आपके लिगेंड है फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन एवं दान करना स्टार्ट करेगा। तो कहाँ से करेगा, 4s से। अब कहाँ तक करेगा, जहाँ तक उसके पास रिक्त कक्षक प्रेजेंट है। कहने का मतलब जितने उसके पास उपसंयोजन जनसंख्या है तो कितने पहला इलेक्ट्रॉन एवं दान करेगा 4s में, दूसरा 4p के X में, फिर 4p-Y, फिर 4p-Z, यानी ये कितने हो गए 4। और फिर कहाँ जाएगा, ये P के बाद कहाँ चला जाएगा 4D में। तो ये क्या जाएगा 4D के फर्स्ट में, 4D के सेकंड में। इस प्रकार 6 कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन एवं 6 इलेक्ट्रॉन एवं दान करेगा। तो आप देख सकते हो अब आपको संकृत कक्षकों की संख्या कितनी मिलेगी, 6। यहाँ से यहाँ से देख सकते हो आप संकृत कक्षकों की संख्या कितनी, 6। तो अगर संकृत, अब देखो कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, तो एक तो S है, 3 P है और D कितने हैं, 2। तो संकरण क्या हो जाएगा, sp3d2। अब आपको बताया कि अष्टफलकीय संकुलों में संकरण कैसा होता है, sp3d2। उसके बाद उसकी ज्यामिति कैसी होती है, अष्टफलकीय। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करते हो इसमें, तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या देख सकते हो। आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या D के अंदर कितनी मिलेगी, 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो आपको पता है कि संकुल कैसा होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अणुचुंबकीय, और ये इसकी आकृति है। ये हो गया आपका COF6 का संकरण अवस्था, उसकी ज्यामिति और चुंबकीय प्रकृति। अगले देखते हैं हम किसकी, NiCO4, किसकी, NiCN4-2 की, ठीक है। तो इसकी आप ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो Cn का होता है -1, Cn का क्या होता है -1। और आपकी जो Cn का -1 चार्ज होता है तो 4 का कितना -4, और उस संकुल के ऊपर -2 लगा हुआ है, तो इस प्रकार उसका ऑक्सीकरण कितना आ जाएगा, यानी X-4 बराबर -2, यानी X-2 + 4 कितना हो जाए, X+2। यानी Ni की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी मिलेगी देखने को आपको, +2। और Ni के परमाणु क्रमांक या निकल के परमाणु क्रमांक की बात करें तब उसका परमाणु क्रमांक होता है 28। अगर उसके आपके आद्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो तब इलेक्ट्रॉन विन्यास आता है आर्गन 3D8 4s2। लेकिन अब इसको इलेक्ट्रॉन आप इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, ये तो आपका क्या चाहिए आद्य अवस्था में, लेकिन +2 ऑक्सीकरण अवस्था में लिखोगे तब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बचेंगे 26। अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा AR 3D8 4s0। अब 3D के अंदर आपकी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे।
अगर हम बात करते हैं CN एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा अब युग्मन। अब साइनाइड क्या एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, तो ये क्या करवा देगा आपका, ये करवा देगा आपका युग्मन। क्या करवा देगा, युग्मन करवा देगा। ठीक है, अब युग्मन करवा देगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित प्रेजेंट थे वो युग्मित नहीं बचेंगे, उनका क्या हो जाएगा युग्मन। यानी अब डी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो क्या हो जाएगा आपका ये जो डी कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आपके डी के चारों कक्षक में आ जाएंगे, डी का एक कक्षक वाली बचेगा। अब जो आपका साइनाइड लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ से देना स्टार्ट करेगा, तो डी के लास्ट कक्षक से, फिर उसके बाद 4s में, और उसके बाद 4p1 और 4p2। यानी इसके पास 4 उपसंयोजक संख्या थी है, 4 लिगेंड प्रेजेंट थे, उसने चारों लिगेंडों का दान कर दिया। अब आप देखो कि सबसे पहले भाग किसने लिया संकर्ण में, तो डी कक्षक ने, उसके बाद एस ने, फिर 2 ने, तो इसका संकर्ण क्या बनेगा DsP2। अब संकर्ण आपको पता है DsP2 बन जाएगा, तो फिर आकृति कैसी बनेगी, वर्ग समतलीय। कैसी बनती है आकृति, वर्ग समतलीय आकृति बनती है। तो संकर्ण क्या हो जाएगा आपका DsP2। ज्यामिति की हो जाएगी वर्गाकार है, वर्ग समतलीय। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 0। और चुंबकीय प्रकृति की बात करें तो आपको पता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो चुंबकीय प्रकृति कैसे होती है, प्रतिचुंबकीय। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला है आपका जो संकुल है वो क्या है, PTNH3 का होल ट्वाइस ClNO2। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम लिखोगे, सबसे पहले तो पता होना चाहिए संकुल कैसा है, उदासीन। कैसा संकुल है, उदासीन संकुल है। और उदासीन संकुल में हम क्या करते हैं, जो आपका केंद्रीय धातु होता है इसका सामान्य नाम लिखते हैं। तो इसके IUPAC नाम की बात करें तब इसका IUPAC नाम हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पहले लिगेंड का नाम लिखोगे। पहले लिगेंड का नाम क्या लिखोगे, लिगेंड है NH3, सबसे पहले लिगेंड है इसमें NH3, यानी तो क्या लिखोगे डाईएमीन। यानी कितने एमीन है, डाईएमीन। और उसके बाद अब क्लोराइड और नाइट्रेट हो तो क्या लिखोगे, डाईएमीन क्लोराइडो। अब उसके बाद नाइट्रेटो। ठीक है, नाइट्रेटो, उसके बाद क्या हो जाएगा क्लोराइड नाइट्रेटो। अब उसका जो है आपका केंद्रीय धातु क्या है, प्लेटिनम। क्या लिख दोगे आप, प्लेटिनम। ये हो जाएगा आपका IUPAC नाम। ठीक है, और दूसरे नाम की बात करें, दूसरे IUPAC नाम की बात करें तो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्रोप्लेटिनम। और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ जाएगी 2। ठीक है, अगला है आपका NaBH का होल 4। ठीक है, BH4। ठीक है, तो Na, अब ये आपका संकुल कैसा है, ऋणात्मक संकुल है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम। अब क्या है आपका, ये दिया है आपका हाइड्रोजन, यानी कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं, तो हाइड्रोजन दिए हुए हैं आपके कितने, 4। तो क्या लिखेंगे, सोडियम टेट्राहाइड्रेटो। और केंद्रीय धातु क्या है आपका, बोरॉन है। अब इस हमने क्या बोला था, अगर आपका संकुल कैसा हो, ऋणात्मक संकुल हो, तब उसके केंद्रीय धातु के नाम के अंदर हम क्या लगा देते हैं 8। तो नाम क्या बन जाएगा आपका बोरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो आप क्या निकल के आ जाएगी +2। क्या निकल के आ जाएगी, सॉरी +3। क्या निकल के आ जाएगी +3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्राहाइड्रेटो बोरेट 3। इस प्रकार दूसरे की बात करें तो CONH3 का होल 5 CO3Cl। अब इसका अब आप संकुल देखोगे तो ये संकुल कैसा है आपका, धनात्मक संकुल है। अब आपको पता है कि धनात्मक संकुल के अंदर हम केंद्रीय धातु आयन का सामान्य नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाम लिखना कहाँ से, लिगेंडों से। लिगेंड क्या है आपका NH3 यानी एमीन है, तो पेंटाएमीन। उसके बाद कार्बोनेटो, उसके बाद है आपका कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो 3rd आएगी, क्योंकि जो कार्बोनेट है उसका -2 होती है। क्या होती है, कार्बोनेट -2 और Cl की -1, दोनों को जोड़ के उधर उस साइड ले जाओगे क्या हो जाएगी +3। तो पेंटाएमीन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट 3rd। और क्लोराइड कहाँ है आपका आयन मंडल में, उसका नाम क्या लिखते हैं, सामान्य नाम यानी क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका इसका IUPAC नाम। अगला है आपका, अगला क्या है कि ZnApCN6। क्या है, ZnApCN6। और इसके ऊपर क्या लगेगा चार्ज, आपका चार्ज लग जाएगा -2। क्या लग जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि देखो इसका लिखेंगे जिंक। अब हेक्सा लिगेंड कौन सा है आपका, हेक्सासाइनोफेरेट। क्या है, हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट है, यानी Zn का जिंक हो गया आपका। और देखो साइनाइड लिगेंड कितने, 6 को कितना हेक्सा, CN को कितने साइनो। अब आयरन देखो आप
आयरन को जैसे हम फेरस लिखते हैं, लेकिन ये लिगेंड के जो संकुल कैसा आपका ऋणात्मक संकुल है, और ऋणात्मक संकुल की वजह से इसका नाम क्या लिखेंगे हम, फेरेट। अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे, देखो -2 लगा है उधर, यानी जिंक की कितनी होती है +2, और साइनाइड इसको x मान लें हम, जो आयरन है उसकी x मान लें, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक की +2 यानी 2 + x -6 बराबर -2, तो ये क्या हो जाएगा x -4 बराबर -2, ये क्या हो जाएगा, तो x बराबर -4 + -2 + 4, तो ये हो जाएगी x + 2। ये आपकी ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिल जाएगी। तो नाम क्या बन जाएगा, जिंक हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। अगला है आपका FeCO का होल 5। अब आपको बताया कि लिगेंड कैसा है, वो संकुल कैसा है, आपका संकुल है उदासीन। संकुल उदासीन है तो हम जो केंद्र धातु आयन है उसका नाम कैसा लिखेंगे, सामान्य। तो जो संकुल कौन सा है, कार्बोनिल, तो कितना है, पेंटा कार्बोनिल। आयरन और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, 0, क्योंकि ये क्या है, उदासीन लिगेंड है। ठीक है। अगला है आपका PTNH3 का ऑल्टोइस, PTNH3 का ऑल्टोइस ClNH2CH3। ठीक है। तो ये क्या, अब क्या है देखो, ये अब इसका नाम लिखोगे आप, तो आप नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा आपका, नाम क्या बन जाएगा, नाम बन जाएगा आपका देखो डाईएमीन क्लोरोडो। अब NH2CH3 को बोलते हैं मेथिन एमीन प्लेटिनम, क्योंकि जो आपका संकुल है कैसा है, उदासीन है। अब इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आएगी, 2 आएगी, क्योंकि देखिए हो जाएगा इसका नाम डाईएमीन क्लोराइडो मेथिन एमीन प्लेटिनम सेकेंड, और उसके बाद क्लोराइड, यानी इसके लास्ट में भी क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। जैसे मान लो फिर आप अगर इसके लास्ट में भी Cl लगा हुआ है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या, 0, और ये Cl ये इसमें मिसप्रिंट हुई है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एक तो Cl ये है, और उसके बाद अगला Cl आपका कहाँ दिया हुआ है, आयन के बाहर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका। इस प्रकार आपकी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी सेकंड निकाल सकते हो। ठीक है। इसमें मिसप्रिंट हुई है, ये क्या है आपका, पर NH2CH3 है, और उसके बाहर भी Cl दिया हुआ है, तो एक Cl और 2 Cl आपकी जो आपकी ऑक्सीकरण अवस्था है वो कितनी आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है समझाइए कि CONH3 का ऑल 6+3 एक आंतरिक कक्षक है संकुल है, जबकि NiNH3 का होल 6 एक बाह्य कक्षक संकुल है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो संकुल CONH3 में NH3 एक प्रबल लिगेंड है तथा CO+3 का 3D विन्यास है, जो युग्मित होने के पश्चात 2 शेष बचे रिक्त डी कक्षक संकुल में भाग लेकर D2sp3 संकुल द्वारा आंतरिक कक्षक संकुल बनाते हैं, जबकि संकुल NiNH3 का होल 6 Ni+2 का 3D 8 विन्यास होता है, जो NH3 प्रबल लिगेंड द्वारा युग्मन करने के बाद भी 2 आंतरिक डी कक्षक रिक्त नहीं हो सकते, अतः इसमें sp3 D2 संकुल से बाह्य कक्षक संकुल बनता है। यानी देखो इसमें लिगेंड युग्मन कराने के बाद भी अंदर के जो कक्षक हैं वो खाली नहीं बच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें बाहर के डी कक्षक भाग लेंगे, वो बाहर के डी कक्षक भाग लेते हैं, तो बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बंधनी समयावस्था तथा उपसंचयन समयावस्था में क्या अंतर है, उदाहरण समझाइए। बंधनी समयावस्था की बात करें तो बंधनी समयावस्था उभयतंतुक लिगेंड युक्त संकुलों में होती है, जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगेंड के दाता परमाणु अलग अलग होते हैं, दाता परमाणु बदल जाते हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें किसकी, आपकी जैसे अब एग्जाम्पल देखें इसका बंधनी समयावस्था का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो अब NH3 का होल 5 NO2 में Cl दाता परमाणु में नाइट्रोजन यानी N2 है। ठीक है, N2 में, और अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर दाता परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है आपका। तो यहाँ पर बंधनी समयावस्था के अंदर क्या होता है, एक तो उभयतंतुक लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, दूसरी बात कि जो आपकी बंधनी समयावस्था प्रेजेंट प्रदर्शित करेगा संकुल आयन, वो क्या होना चाहिए, उनमें दाता परमाणु बदल जाते हैं। यानी एक बार तो कोई इसमें जैसे कि इस एग्जांपल की बात करें तो एक बार तो आपका नाइट्रोजन दे रहा है, तो दूसरी बार आपका क्या दे रहा है, दूसरी बार दे रहा है आपका क्या, ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला इसका क्या है, अगला है आपका उपसंयोजन समयावस्था उन संकुलों में होती है जिनमें दोनों उपसंयोजन सत्ता होती है, जिसमें धनायनिक एवं ऋणायनिक समन्वय सत्ता के मध्य लिगेंडों का अंत प्रवर्तन होता है। मतलब उपसंयोजन समयावस्था उन संकुलों द्वारा दर्शाई जाती है जिनमें धनायन तथा ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, और उनमें क्या होता है, सीधे दाता परमाणु ही बदल जाता है। क्या बदल जाता है, सीधे लिगेंड ही बदल जाता है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, CrNH3 का होल 6 और CONCH का होल 6।
ये। और अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो ये वाला लिगेंड तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला लिगेंड यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब CrNCS का ऑल 6 CONH3 का ऑल 6, यानी उपसंयोजन संभाव्यता के अंदर आपका दाता जो लिगेंड होता है वो ही बदल जाता है। इस प्रकार ये होती है आपकी उपसंयोजन संभाव्यता। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर यानी CFT, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी CFT के आधार पर संकुल TiS2O का होल 6 + 3 के बैंगनी रंग की व्याख्या कीजिए। तो अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो देखो, इस संकुल अष्टफलकीय संकुल है क्योंकि इसके अंदर उपसंयोजन संख्या कितनी 6। इस संकुल में धातु की ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब आप जैसे ही इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 3d4s2, 3d2 4s2। तो इसमें 3d2 यानी d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब Ti+3 में लिखोगे तो क्या जाए, ये बचेगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन तो ये चले जाएंगे S वाले, और 1 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएगा, बचेगा अगर D में 1 इलेक्ट्रॉन। अब CFT के अनुसार क्या होता है कि जब H2 को देखोगे तो आप कैसा लिगेंड है, प्रबल है, ठीक है। अब जो लिगेंड है आपका CFT के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनों का वितरण करोगे तो क्या 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब 1 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ भरा जा सकता है, ठीक है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा जा सकता है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहाँ भरा जाए, T2G के अंदर। अब इसकी व्याख्या की बात करते हैं कि धातु के D कक्षक का 1 इलेक्ट्रॉन T यानी 3T यानी 3D1 संकुल की निम्न ऊर्जा कक्षक T2G कक्षक में है। अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए 3D कक्षक इससे अगला उच्च अवस्था रिक्त पीले हरे कक्षक क्षेत्र EG कक्षक में उपलब्ध है। अब जाते अधिक ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, EG कक्षक में। कहाँ पर प्रेजेंट है, EG कक्षक के अंदर, आप देख सकते हैं। अब संकुल उचित आवृत्ति का प्रकाश अवशोषण करके ये इलेक्ट्रॉन T2G स्तर से उत्तेजित हो जाता है। अब इसको उच्चत आवृत्ति का प्रकाश मिल जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से जंप करके यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब पीले रंग का प्रकाश अवशोषित करेगा, इसके फलस्वरूप संकुल बैंगनी रंग दिखाई देता है। अब मतलब उत्तेजित हो जाएगा तो अस्थायी होने के कारण ये लौट कर फिर कहाँ आएगा, यहीं आएगा, और ये यहीं आएगा जिस प्रकाश को, अब आपको बताइए जिस प्रकाश को ये अवशोषित करता है उसका पूर्वी रंग आपको प्रदान दिखाई देता है। तो इसने कैसा रंग आपको अवशोषित किया था, पीले रंग अवशोषित किया था, यानी पीले रंग का जो अगले उच्च आवृत्ति का प्रकाश था वो पीले रंग का इसने एक्सेप्ट किया था। तो ये क्या करेगा, अवशोषित किया था, और अब ये क्या करेगा, उत्सर्जित कौन सा करेगा, इसका पूर्वी रंग। तो पीले रंग का पूर्वी रंग होता है आपका बैंगनी रंग। तो इस प्रकार TiS2 का ऑल 6 वो कैसा रंग देता है, बैंगनी रंग। उप संयोजन यौगिक का रंग इलेक्ट्रॉन के DD संक्रमण के कारण होता है। मतलब पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब यहाँ पर गया, ऊपर गया, और ऊपर अस्थायी होने के कारण भी नीचे आ गया। तो इस प्रकार DD संक्रमण के कारण जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो कैसा रंग देता है, पीले रंग को अवशोषित कर पूर्वी रंग प्रदान करता है। उसका पूर्वी रंग क्या होता है, बैंगनी रंग। यहाँ पर खत्म होते हैं आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।